बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी वो महिला, सबसे अच्छे से बात करती थी, दया की मूर्ति थी, ममता उसकी हर बात में, हर एक शब्द में दिखाई देती थी। वो समाज सेविका भी थी और सबसे अच्छे से बात भी करती थी। इसीलिए वो अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य बन पाई थी। उसका सपना यह था कि मैं समाज सेविका बनकर सबका साथ देकर सबका विकास करके आगे जाके अपने जो क्षेत्र है उसका पार्षद बनूं, फिर धीरे धीरे करके विधायक बनूं, एमपी बनूं और फिर उसके बाद राजनीति में पूरी तरीके से घुल मिल जाऊं। लेकिन उस महिला के कपूत बेटे ने, जी हां साथियों, कपूत बेटे ने एक ऐसा खेल रचा कि वो महिला आज अंदर ही अंदर घुट रही है, टूट चुकी है। उस महिला के साथ उसके अपने ही बेटे ने बहुत बड़ा धोखा किया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज मैं क्राइम वर्ल्ड की शुरुआत करने से पहले फिर से वही गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। आज फिर से मैं लेके आया हूं एक ऐसी कहानी जो कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ये कहानी ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा साथियों। ये कहानी है बिहार के गनगनिया पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 की, जहां की सदस्य थी रेणु देवी जी। वो सबसे अच्छी तरीके से बात करती थी, सबके साथ अच्छे घुल मिल के रहती थी। लेकिन जहां उसने समाज सेविका बनना स्वीकार किया, समाज का भला किया, वहीं जितना वो समाज का भला करती जा रही थी, उसका अपना सगा बेटा, अपना खून उससे उतना ही अलग होता जा रहा था, दूर होता जा रहा था। क्योंकि साथियों, वो सच्चा समाज सेवी जो कि समाज को अपना परिवार समझता है, असल में वो समाज को ज्यादा टाइम देता है। और अगर वो टाइम दे रहा है, उसका जीवन साथी अपना काम में व्यस्त है, तो फिर जो उनके सुपुत्र या सुपुत्री होती है ना कहीं खुद को अकेला महसूस करती हैं। और यही अकेलापन उसके अपने सगे बेटे दिव्यांशु कुमार के दिल में भी हीन भावना के रूप में घर करता जा रहा था। वो बेटा अपनी मां से, अपने बाप से धीरे धीरे करके दूर होता जा रहा था। मां जो थी वो समाज सेवा में व्यस्त थी, पिता अपने कार्य में व्यस्त थे। किसी को भी बच्चे की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। या यूं कह सकते हैं कि वो बच्चा जितना ज्यादा टाइम अपने मां बाप से चाहता था वो लोग नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए वो बच्चा प्यार की कमी के कारण, अपने कुछ गलत संगत के कारण अपने घर से भाग जाता है। भाग के जाता है वो एक ऐसे स्थान पर जहां से वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप मुझे टाइम तो दे नहीं रहे हो, मैं अपनी जीवन अपने हिसाब से शुरू करूंगा। माँ बाप जो थे वो भी अपनी दुनिया में मस्त थे, तो उन्होंने ये सोचा ठीक है जाओ। लेकिन बेटा जो था अपने माँ बाप से पैसे मांग रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, कोलकाता में हूँ, यहाँ पे मैं अपना अकेले रह रहा हूँ। मेरी, हालांकि मैं बताना चाहूंगा इस बच्चे की उम्र केवल 15 साल की थी, यानी कि नाबालिग था। तो माँ बाप को लगा कि यार अभी क्या कमाएगा, अभी तो हम इसको पैसे भेजते जाएं। और इसीलिए माँ बाप ने थोड़े थोड़े करके पैसे अपने बेटे दिव्यांशु कुमार को, जिसकी उम्र 15 साल की थी, कोलकाता में भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चा पैसे ज्यादा मांग रहा था। माँ बाप ने सोचा ये गलत काम है, इसीलिए अपने जान पहचान के पुलिस से फोन करवा कर, कोलकाता की पुलिस से संपर्क साध कर इस बच्चे को वापस बुलाया गया अपने गृह ग्राम में। ये बच्चा वापस आ गया, लेकिन माँ बाप अभी भी अपने कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन बच्चा अभी भी अपनी हीन भावना से ग्रस्त था, उसके दिल में अकेलापन अभी भी था। वो चाहता था कि मैं इस काबिल कम से कम हो जाऊं कि हर दिन अपने माँ बाप से मुझे पैसे ना मांगने पड़े। हालांकि इतना पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा नहीं कमा सकता था, उसकी दिहाड़ी भी मुश्किल से 100-200 रुपए हुआ करती थी, लेकिन उसके खर्चे बहुत बड़े थे। इसीलिए जब वो लड़का कोलकाता में था तो उसका एक दोस्त बना जिसका नाम था मोदी टोला निवासी अमरजीत मोदी। अमरजीत मोदी ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप के पास इतना ज्यादा पैसा है कि तुम सारी जिंदगी ऐश से गुजार सकते हो, तो तुम्हें क्या मतलब है 100-200 रुपए के लिए यहाँ वहां हाथ फैलाने की, भीख मांगने की। तो अमरजीत की बात सुन के ये दिव्यांशु कुमार बोलता है क्या करूं, मम्मी पापा मुझे पैसे देते ही नहीं, गिन गिन के 100-200 बड़ी मुश्किल से देते, क्या करूं मैं। तो अमरजीत मोदी चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था, उसने कहा कि यार जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर दो, यानी कि अपने माँ बाप से पैसे मांगो, इस तरह मांगो कि वो मना भी ना कर पाए। तो कैसे मांगू? ऐसा सुन के अमरजीत मोदी बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। इस प्लान के मुताबिक
साथियों, इस प्लान के मुताबिक अमरजीत मोदी ने अपने कुछ साथियों को मिलाया, जिनका पहले मैं नाम बताना चाहूंगा। इनका नाम है सुबोध मंडल, छोटू कुमार, विनोद मंडल, घनश्याम चक, विभाष कुमार और सुल्तानगंज एक बिहार में इलाका है, वहां के एक चौकीदार फंटूश पासवान का बेटा अमित पासवान, और इसके अलावा मोहित और आदेश अंकित इसके साथ जुड़ गए। इन्होंने एक खतरनाक ऐसी साजिश रची जिसके सामने दिव्यांशु कुमार के मां बाप पसीज जाएं। पैसा दे, बेइंतहा पैसा दे। इसीलिए अमरजीत मोदी ने इन सबको मिलाया एक जगह पर और यह प्लान रचा कि हम दिव्यांशु कुमार की किडनैपिंग का प्लान करेंगे। और इन लोगों ने ऐसा ही किया। इन लोगों ने सुल्तानगंज के एक क्षेत्र में जाकर एक फोन किया दिव्यांशु कुमार के पापा को कि तुम्हारा बच्चा किडनैप हो चुका है, अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो 5 लाख ले आओ। और इन सब की जो 7 लोग थे, इन सब की जो, हालांकि कुछ लोग इस खेल में राजी नहीं हुए, केवल 7 लोग थे जो इस खेल में, षड्यंत्र के इस खेल में साथ देने को राजी हुए। और उनका प्लानिंग ये था कि जो 5 लाख रुपए मिलेंगे दिव्यांशु कुमार, उसमें से 2 लाख तो अपने जेब में रख देगा, बाकी बचे 3 लाख वो 6 लोग 50-50 हजार करके आपस में बांट लेंगे। और इसीलिए दिव्यांशु कुमार के पापा को यह बोला गया कि भाई 5 लाख दीजिए, तभी आपका बच्चा सही सलामत आपके पास पहुंचेगा, नहीं तो उसका गला काट के उसको 2 टुकड़ों में भेजेंगे। मां बाप ये खबर सुनते ही पूरी तरीके से हक्के बक्के रह जाते हैं, हमारे बेटे को क्या हुआ, वो तो मर जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले, हालांकि वो लोग वार्ड के सदस्य थे, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही निचले स्तर से जुड़े हुए थे राजनीति से, इसीलिए उनके जान पहचान के बहुत पुलिस वाले थे। सबसे पहले तो उन्होंने इस खबर को पुलिस को बताया। पुलिस ने अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी, तफ्तीश शुरू कर दी, छापे मारने शुरू कर दिए। इतनी देर में एक होटल में ठहरे ये 7 लोग डर गए, कांप गए कि अब तो पकड़े जाएंगे, अब तो पुलिस नहीं छोड़ेगी। इसीलिए सब लोग तितर बितर हो गए, यहां वहां फैल गए। और ये जो 6 लोग थे, ये दिव्यांशु कुमार को बताया करते थे तितर बितर होने के बाद कि अब तुम्हारे पापा क्या सोच रहे हैं, वो तुम्हें कितना पैसा देंगे, कैसे देंगे, उनके बैंक में कितना पैसा है। आते जाते उसके पापा और मम्मी की वो लोग पीछा करते थे ताकि उनको पता चल सके कि इनके मन में क्या चल रहा है, कब पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे। लेकिन यहां पर पुलिस जो थी वो ज्यादा शातिर निकली। वो एक बार वार्ड नंबर 14 की सदस्य रेणु देवी के पीछे एक लड़के को देखते ही पकड़ लेती है और उसको थोड़ा सा 2 तमाचे मारती है। नाबालिग लड़के थे, वो लोग उगल देते हैं कि हाँ, हमने ये साजिश रची है, इस होटल में दिव्यांशु कुमार रुका हुआ है, उसे जाके पकड़ लो। और साथियों, इसी तरीके से डीएसपी गौरव कुमार इस पूरे झूठे ब्लैकमेलिंग के केस का पर्दाफाश कर देते हैं और ये सातों के सातों मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में बहुत ही जल्द आ जाते हैं। साथियों, इस केस का तो निपटारा हो गया, लेकिन कभी कभी आप भी सोचिए, अब बारी आती है आपके सोचने की, अगर आप अपने कार्यविधि में, अपने क्रियाकलापों में इतने व्यस्त मस्त हैं, मशगूल हैं कि अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो बच्चा जो अभी सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में आपका साथ चाहता है, तो कल ये शिकायत मत कीजिएगा कि आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, कोई बात नहीं मानता है, कभी वो दारू पीता है, कभी नशा करता है। साथियों, उस वक्त को याद कीजिएगा जब उसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। जिस प्रकार दिव्यांशु कुमार को सबसे ज्यादा अपने माता पिता की जब जरूरत थी, तो वो लोग अपने ही कार्यों में व्यस्त थे, मस्त थे, और दिव्यांशु कुमार गलत संगत में पड़ गया। हालांकि उसे बाल सुधार गृह में भेजा जा चुका है और जो 7 अपराधी हैं, जो बालिग हैं, उनको तो पुलिस ने अपनी जेल में डाल दिया है, लेकिन बाकियों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आने वाले वक्त में वे सब लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे? उनके सर से ये अपराध का बोझ कभी मिट पाएगा? क्या उनके आसपास के सगे संबंधी, पड़ोसी लोग, दोस्त लोग बार बार उनको इसी बात की याद नहीं दिलाएंगे कि तू तो ब्लैकमेलर है, तूने तो किसी का पैसा हड़पने की कोशिश की थी, वो भी तेरे अपने सगे बाप का पैसा, अरे तू तो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ऐसी बातें सुन के क्या दिव्यांशु कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी रह पाएगी? तो ऐसा दिन आपको भी ना देखना पड़े, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अभी के अभी अपने बच्चों को टाइम दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इसकी एक एक जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।